बिहार में जातीय जनगणना पर फिर से सियासत तेज। तेजस्वी यादव ने की बड़ी मांग, मौजूदा सत्र में ही हो जातीय जनगणना पर की घोषणा। लालगंज थानेदार टीवी शुक्ला के सरकारी आवास पर आर्थिक अपराध इकाई ने मारा छापा। एक शख्स को हिरासत में लेकर थानाध्यक्ष से पूछताछ। रांची पटना बस में उत्पाद विभाग की टीम ने की कार्रवाई। लग्जरी बस से भारी मात्रा में शराब बरामद, 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मगध विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कुलपति के खिलाफ दिया धरना, सरकार से की गिरफ्तारी की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात राजनीतिक जगत की। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है और ऐसे में अब तस्वीरें बिल्कुल साफ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को जातीय जनगणना की याद दिलाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की मांग को एक बार फिर से खारिज कर दिया है। ऐसे में नीतीश सरकार को पहल करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराएगी तो राज्य अपने खर्च पर इसे कराएगी। तेजस्वी ने यह भी कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ही सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि राज्य सरकार अपने खर्च पर राज्य में जातीय जनगणना कराएगी। कल पार्लियामेंट में फिर से उनके जो मंत्री नित्यानंद जी हैं लिखित तौर पे जो है मना कर दिया कि जातीय जनगणना नहीं होगी। अगर आप लोग याद करें तो पिछले सत्र में हमारे 2 प्रस्ताव थे। एक तो मुख्यमंत्री चले प्रधानमंत्री जी से मिलने, अगर भारत सरकार तैयार होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो राज्य सरकार जो है बिहार का अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराई जाए। और मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले और जहां तक रिमाइंडर भेजने की बात आई थी प्रधानमंत्री जी को, तो ठीक इलेक्शन से पहले सरकार के लोगों ने कहा कि बाय इलेक्शन होने वाला है तारापुर में कुशेश्वर स्थान में, उसके बाद रिजल्ट क्योंकि 3-4 तारीख को आना था तो 5-6 को हम लोग सर्वदलीय बैठक इसमें बुला करके इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब तक जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई प्रयास जो है नहीं किया गया और हमारी ये मांग है और मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग पत्र लिखेंगे कि भाई जो राष्ट्रीय जनता दल का लगातार संघर्ष चलता रहा, जिसके मांग पर दोनों सदनों में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, अब तो भारत सरकार मना कर रही है जातीय जनगणना कराने से। लेकिन आप तो मुख्यमंत्री जी आप इसके पक्ष में थे, हम लोगों के समर्थन में थे। तो ये जातीय जनगणना क्योंकि छोटा सत्र है, इसमें ही जो है बिहार सरकार को अनाउंस करना चाहिए कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर जो है जातीय जनगणना कराएगी। इधर बिहार विधानसभा में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने भूमि से जुड़े बिल को सदन में पेश किया, जिसके पास कर दिया गया है, जिसमें कई सुधारों को लागू करने की बात कही गई है। दाखिल खारिज के साथ साथ नक्शे का भी म्यूटेशन होगा। इसमें जमीनी विवाद में कमी आएगी। यह व्यवस्था ऑनलाइन होगी, इससे जमीन की खरीद बिक्री में भी सहूलियत होगी। पारिवारिक विवाद में भी कमी होने की उम्मीद जताई गई है। दाखिल खारिज कानून संशोधन हुआ है, यह कैबिनेट से पास हो चुका था। आज यहाँ सदन के अंदर भी माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा और सभी साथियों के द्वारा इस बिल को पास किया गया है। इस बिल को पास होते ही निश्चित रूप से बिहार के आम जनता को लाभ मिलेगा और ख़ास करके जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं उस पर नकेल कसा जाएगा। इस नियम का मूल रूप ये है कि पहले हम लोग जब केवाला कराते हैं ऑनलाइन म्यूटेशन, हम लोग 2017 को 1 दिसंबर को ही आज के दिन ही हुआ था और आज यह बिल भी आज के दिन ही पास हुआ था। बहुत ही सौभाग्य की बात है।
इधर बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बीजेपी के पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक नीतीश मिश्रा ने स्किल डेवलपमेंट को लेकर सरकार से सवाल पूछ लिया है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य प्राप्त कहां तक हुआ ये जानकारी मांगी है, साथ ही साथ उसे कैसे आगे प्राप्त करेंगे इसको लेकर के भी ध्यान आकर्षण लाने की बात कही है। बिहार में बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत कौशल संवर्धन का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें 1 करोड़ युवाओं का स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम पर काम हो रहा है। उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न था, अभी तक हमने कितना अचीव किया है, जो हमारा लक्ष्य है और जो लक्ष्य हमारे रह गए उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, उस पर हमारा प्रश्न है। और दूसरा, ध्यानाकर्षण के माध्यम से ग्रामीण कार्य विभाग में जो सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है सभी क्षेत्रों में, उसकी सूची या उसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध रहे, उसका हमने ध्यान आकृष्ट किया था कि वो सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं आप कि उनके हमारे क्षेत्र में किन योजनाओं में कहाँ काम हो रहा है, तो वो हमने सरकार का ध्यान उस पर आकृष्ट किया। इधर बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी विधायक संजय सारावगी को अपशब्द कहा था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए सख्त हिदायत दी है और कहा कि आगे से इन तरीके की चीजों पर बखूबी ध्यान रखना होगा और सदन की गरिमा को बनाना भी जरूरी है। तो आपको बता दूं कि शीतकालीन सत्र चल रहे हैं और सत्र के दूसरे दिन जिस तरीके से बीजेपी और राजद के विधायक आपस में भिड़ते हुए नजर आए थे, जिनका बचाव करते हुए मीडिया को आना पड़ा था और दोनों के बीच कुछ अपशब्द भी बोले गए थे और इस दौरान राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कई बातें कही थी और वो सबके सामने रहा, जिसके बाद दोनों की जमकर फजीहत हुई थी। सकारात्मक बातों की चर्चा से लोगों के मन के अंदर उत्साह और प्रेरणा मिलती है। हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है, इसका ज्ञान सभी जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों को होना चाहिए। कल की घटना जो बाहर में माननीय 2 सदस्यों के द्वारा घटित हुआ है, कई बाहर के लोग, प्रेस मीडिया के लोग हमसे भी प्रश्न कर रहे हैं। हमने कहा कि मेरा सदन माननीय विधायकों की गंभीरता, सजगता, संवेदनशीलता, सरकार की सहजता के कारण 100% समय का उपयोग हुआ और 100% प्रश्नों का जवाब आया और इसकी चर्चा पूरे देश में होनी चाहिए थी। पूरे प्रेस मीडिया के माध्यम से यह जाना चाहिए था कि वही सदन और वही बिहार के विधायक हैं जो 100% प्रश्नों का 100% समय का सदुपयोग कर रहे हैं। लेकिन यह चर्चा दब गई, चर्चा नकारात्मक बातों की होने लगी। क्या इससे हमारी आपकी छवि देश के अंदर क्या बनेगा, लोग क्या सोचेंगे? अभी हमारे सारे माननीय सदस्य जिस गंभीरता के साथ, इस बार हम भी तो लंबे समय से यहां रह रहे हैं, लेकिन आप लोगों की एक थोड़ी सी भूल, थोड़ी सी छोटी सी गलती पूरे देश के मीडिया में चल रहा है। इससे ये सदन की गरिमा गिर रही है और सदन के अध्यक्ष होने के नाते हमारी जवाबदेही बनती है। लोग हमसे पूछते हैं, आप सब लोगों के स्नेह और विश्वास पर हम खरे उतरे और प्रतिष्ठा सदन की बढ़े, ये हमारी ही जिम्मेवारी नहीं, हम सबों की जिम्मेवारी है। इधर बिहार विधानसभा सत्र के दूसरे दिन राजद विधायक भाई वीरेंद्र और बीजेपी विधायक संजय सारावगी के बीच हुए विवाद आखिरकार खत्म हो गए हैं, जिसकी बानगी बुधवार को सत्र के दौरान देखने को मिले। दोनों ही नेताओं ने सत्र से पहले मीडिया के सामने गले मिलकर अपने विवाद को खत्म करने के लिए संदेश दे दिया है। अरे यार चुन के भेजती है इसी के लिए, और जिसको उपदेशक होना चाहिए वो ऐसा व्यवहार करे कि लज्जा हम लोग को हाथ मिलाइए, अरे हाथ मिलाइए, हाथ मिल रहे, हाथ क्या मिल रहे, अरे हाथ मिलाइए। उपदेशक सर बचो जी, थोड़ा सा सर, अरे भाई, अरे यार ऐसा व्यवहार करे जो लज्जा को भी लाज आ जाए। और हम लोग मुजफ्फरपुर में करीब 26 लोगों की आंखों की रोशनी जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है, जिसको लेकर पप्पू यादव अस्पताल पहुंचे। वहीं पीड़ित को उन्होंने 5,000 रुपए दिए। इस दौरान बातचीत में उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की है और कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो धरने पर बैठ जाएंगे।
तो बिल्कुल आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से बड़ी घटना घटी है और इसको लेकर के सियासत भी तेज हो गई है और अब इसका असर विधानसभा सत्र के दौरान भी दिखा है, जहां पर नेता और खास करके सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने दिखे हैं। एक तरफ विरोध प्रदर्शन हुआ तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इस मामले पर सफाई भी दी गई और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और इधर अब इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक तेज हो गई है और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। तो आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ पीड़ित दिख रहे हैं किस तरीके से उनकी आंखों की रोशनी गई है और उनका इलाज चल रहा है मुजफ्फरपुर में, और दूसरी तरफ सियासत तेज हो गई है जिसको लेकर के आप देख सकते हैं कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं और वहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, अस्पताल में जो भी पीड़ित थे उन सबसे मुलाकात की है और इस पूरी घटना के बाद सीबीआई जांच की मांग की है। ये लगभग फर्जी नर्सिंग होम, अब फर्जी डॉक्टर, मैं उस नर्सिंग होम की बात नहीं करता हूं। लगभग इन नर्सिंग होमों में कोई न कोई एनजीओ या किसी न किसी बड़े माफियाओं का, नेताओं का पैसा इन्वॉल्व है, ये आप समझिए। कोरोना काल में भी यही हुआ, मेरी लड़ाई इससे लिए हुई तब से। चमकी बुखार, डेंगू की स्थिति भी यहाँ पर वही होती है। कोरोना काल में भी जितने फर्जी नर्सिंग होम थे सबने मनमानी करके लूटा। इधर वैशाली जिले के एक थानेदार पर आर्थिक अपराध इकाई और एसटीएफ की टीम ने शिकंजा कसा है। थानेदार शिविर शुक्ला के सरकारी आवास पर आर्थिक अपराध इकाई और एसटीएफ की टीम ने छापा मारा है। उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। साथ ही थाना अध्यक्ष शिविर शुक्ला को बंद कमरे में पुलिस पूछताछ भी कर रही है। और हालांकि अब इस मामले में जिस तरीके की तस्वीरें बनी है उस पर अगर आरोप तय हो जाता है तो कड़ी कार्रवाई की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि वैशाली की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से थाना अध्यक्ष के कई अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई है और बाकायदा इसके लिए एसटीएफ गठित की गई थी और एसटीएफ ने इस पूरे मामले को लीड किया और उन्होंने छापेमारी की है। इधर पटना जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने शराबबंदी पर कार्रवाई करते हुए संपत चक से शराब बरामद किया है। एक बस से पुलिस ने 14 पेटी शराब बरामद किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस मामले में पुलिस ने बस के खलासी के साथ 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। सहायक आयुक्त मद्य निषेध किशोर कुमार शाह ने बताया कि 3 लोगों को पकड़ा गया है और जांच की जा रही है। ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये शराब किस तरीके से और कहां लेकर के जाया जा रहा है, साथ ही साथ ये शराब किस तक पहुंचाई जाएगी इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। हाँ, गुप्त सूचना के आधार पर आज सुबह इसका किया गया, मैंने जांच, हम लोग छापामारी के लिए चारों तरफ से घेराबंदी की गई। तो इसको जब रोका गया तो उसमें देखा कि तलाशी के क्रम में ये जो सामान रखने का जो तहखाना है उसी में वो एक सेक्रेट बॉक्स बनाए हुए था। इसकी भनक मिलते ही ड्राइवर तो भाग गया, लेकिन एक चालक और 2 आदमी जो माल उतार रहा था वो साथे रंगे हाथ पकड़ाया है। वो 2 आदमी शायद उसका माल है, उसी का हो। अभी पूछताछ जारी है, उसका माल है वो कहाँ ले जाएगा नहीं ले जाएगा, अभी बातचीत चल रही है। इधर बक्सर के नगर थाना क्षेत्र के एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक सासाराम स्थित एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने जिस तरीके की तस्वीरें देखी उसके बाद लोग मातम फैल गए पूरे इलाके में और इस बीच कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इनके परिजन द्वारा बताया गया कि फांसी लगा के उनका डेथ हुआ है और पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं। ये समझ जो कार्रवाई होगा फिर किया जाए। कृष्णा नगर कॉलोनी का रहने वाले हैं।
इधर सुपौल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मगध विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य कर्मियों को अविलंब निलंबित करते हुए गिरफ्तारी की मांग की और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धरना प्रदर्शन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय संयोजक भावेश झा ने कहा कि विगत दिनों मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा मगध विश्वविद्यालय में अराजकता, भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता का बड़ा कारनामा किया, लेकिन इतने बड़े आरोप के बाद भी अभी तक कुलपति के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। वह अपने कार्यालय में बैठकर सभी कामों को कर रहे हैं, जिसके विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जो नारे लगाए गए, जो भी शिक्षा माफिया है उन पे जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार से हम लोग की यही मांग है, इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जितना भी यूनिवर्सिटी है, जहां पे भी हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे, मांग करना चाहेंगे, विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि जितना भी यूनिवर्सिटी है, हर एक जगह जो है सीबीआई का जांच हो, वीसी का जांच हो। हर एक जगह जो है अनियमितता है, दलाली है, घुसखोरी है, लाखों अरबों खरबों का जो है गबन होता है, लेकिन कोई माँ बाप जो है इसको देखने वाला नहीं है। इसलिए विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जो है आज आंदोलन कर रही है, और यही नहीं पूरे बिहार में इस तरह का जो है आंदोलन हो रहा है। इधर राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर परियोजना तैयार की जा रही है। परियोजना पर काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। पटना सिटी स्मार्ट मिशन के अंतर्गत गांधी मैदान क्षेत्र के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया गया है। इस भवन में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना है, जहां से पूरे शहर की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, आपदा प्रबंधन आदि की निगरानी की जा सकेगी। इस भवन के चौथे तल्ले पर पटना स्मार्ट सिटी का कार्यालय भी बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं धीरेन्द्र। पटना शहर की जो निगरानी है अब एक ही जगह से किया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था की बात किया जाए या सुरक्षा की बात किया जाए या कूड़ा उठाव की बात किया जाए, वो एक ही जगह से अब की जाएगी। पर इसके लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का निर्माण पूरी तरीके से कर लिया गया है और इसका जो निर्माण है लगभग 15 करोड़ के बजट से किया गया है और ये बन करके पूरी तरीके से तैयार है। और यहाँ से शहर की जो मॉनिटरिंग है की जाएगी और इसी बिल्डिंग से मॉनिटरिंग की जाएगी। और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो है ये पूरी तरीके से बन करके तैयार हो गया है और यहाँ से पूरे शहर की जो कचरा उठाव है या फिर ट्रैफिक की बात हो, जहाँ पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वाले को घर पर सीधे चालान कट कर चला जाएगा, इसके लिए ऑफिस बन करके तैयार है और इसका कुछ ही दिन बाद उद्घाटन हो करके यहाँ से पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। अभी हम मौजूद हैं पटना एसएसपी कार्यालय परिसर में, जहाँ पर ये बिल्डिंग पूरी तरीके से बन करके तैयार हो गया है और इसकी जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के जो पीआरओ हैं हर्षिता, उनका भी कहना है कि ये जो तीसरी आँख है ये यहीं से मॉनिटरिंग होगी। पूरे पटना को ये तीसरी आंख के रूप में विकसित कर लिया गया है। डीटीवी भारत के लिए धीरेन्द्र कुमार, पटना। पटना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर सह पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस बिल्डिंग पर करीब 15 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया गया है और ये एक बहुमंजिला इमारत है जिसमें इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी और टॉप फ्लोर पर पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड का अपना दफ्तर होगा। यहाँ जो डेटा सेंटर बनेगा उससे शहर भर में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे उनकी मॉनिटरिंग होगी, यातायात प्रबंधन किया जाएगा, आपदा प्रबंधन किया जाएगा और वक्त वक्त पे जो लोगों के लिए सूचनाओं का प्रसारण किया जाना है वो भी इसी डेटा सेंटर से किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस भवन को शहर की तीसरी आंख कही जा सकती है। अब बात है झारखंड की। सरायकेला खरसावां जिले के कपाले स्थित कमारगोड़ा में स्वर्ण रेखा परियोजना में विस्थापित की जमीन पर 10 वर्षों से भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। विस्थापित सुनील, वरुण, मनोज कर्मकार को कपाले स्थित कमारगोड़ा में भूमि आवंटित किया गया था। अब उन्होंने अपने भूमि की घेराबंदी करनी शुरू की तो भूमाफिया महादेव नामक व्यक्ति काम को बार बार बाधित कर रहे हैं, जिसको लेकर के नाराजगी भी दिखी है। विधानसभा से हम लोग को 100 एकड़ तक जमीन दिया होगा, लेकिन हम लोग को 12 डिसमिल यहाँ मिला हुआ। एडी के द्वारा हम लोग वहाँ से हम लोग को बाय द वे पर्चा निर्गत किया गया है। उस पर्चा के निर्गत के आधार पर 2011 में पर्चा निर्गत किया गया है। उस आधार पर हम लोग यहाँ पर जमीन में घर बनाना चाह रहे हैं, बाउंड्री कर रहे हैं।
लेकिन बाउंड्री करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे कि बाउंड्री करने नहीं देंगे। तो खबरों के समय फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।